हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। एक बार मैं आपको चैप्टर का नाम पढ़ के बता देती हूँ क्या है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, हम वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, ये हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो विदाउट मोर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर एक अच्छे इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट नहीं कर पाया था। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने रूल किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्रियल बेस है, अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर हम कह सकते हैं, वो डिवेल्प होने नहीं दिया। ठीक है, इवन आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फेमस थी इंडिया की। और यहाँ इनकी जो भी ये हाथ से सामान बनता था ये इतना अच्छा होता था, इनकी क्वालिटी इतनी सही होती थी कि यहाँ से बाहर भी सामान जाता था, एक्सपोर्ट भी होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसी को डिक्लाइन करवा दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे पैंतरे खेले। हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं कर रहे हैं, एक ओवरव्यू कर रहे हैं, जितना बुक में दिया उतना ही करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आगे। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो भी डिक्लाइन करवा दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो उन्होंने क्या ही डेवलप करना था, बट जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चल रही थी इंडिया में, हाथ से जो काम होता था वो भी उन्होंने एक तरह से बंद करवा दिया। ठीक है, अब ये काम बंद हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसकी जगह उन्होंने इंडस्ट्री डिवॉल्व की, उन्होंने वो भी नहीं किया। उनका प्राइमरी मोटिव क्या था वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। वो चाहते थे डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? उन्होंने पॉलिसी अपनाई सिस्टेमेटिकली। मैं ज़रा शॉर्टकट में लिख रही हूँ और फास्ट लिख रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को जज मत करना। सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उन्होंने डिक्लाइन कर दी, ये हमने पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं किया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब वो क्या चाहते थे, इंडिया में आए क्यों थे वो, क्या मतलब था उनका, क्या रीज़न था यहाँ आने का? तो रीज़न ये था कि उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। मतलब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मतलब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज उनको ख़त्म करना। ठीक है, ताकि वो इंडियंस को यूज़ कर सकें अपने प्रॉफिट के लिए। अब कैसे वो हम देखते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं इस पॉलिसी के अंदर, 2 पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो कर दी सारी की सारी खत्म। अब हमें एक्सपोर्टर बनाना, एक तो हमें एक्सपोर्टर बनाना, दूसरा हमें फीडर इकोनॉमी में चेंज करना। अब इन दोनों का मतलब क्या है? ठीक है, एक्सपोर्टर कैसे बनाना? हमें एक्सपोर्टर बनाना ताकि जो कच्चा माल यहाँ से जो रॉ मटेरियल है इंडिया से वो जाए ब्रिटेन में। जिससे क्या होगा, ब्रिटेन में जो नई नई कंपनीज, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उनको फ़ायदा हो। जब यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है तो वहाँ पे उनको इजीली रॉ मटेरियल तो मिल गया, तो वहाँ पे सामान बनाएंगे और वापस आके इंडिया में ही बेचेंगे। तो यहाँ से हमें बना दिया एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का, ताकि जितना भी रॉ मटेरियल है हम यहाँ से बेचें उन्हें। ठीक है, दूसरा हमें बना दिया फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी क्या होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जो सेल्फ सफिशिएंट ना हो, जो अपना सामान, जो ज़रूरत का सामान है, कपड़ा, खाना, फूड आर्टिकल्स, पहनने की चीज़ें, ये सब अपने देश में ना बना सके, जिसके लिए कोई इकोनॉमी किसी और देश पे डिपेंडेंट हो। राइट, तो इस तरह की इकोनॉमी वो चाहते थे कि इंडिया बने। फीडर इकोनॉमी बनेंगी तो रॉ मटेरियल तो यहाँ से जा ही रहे, अब उनकी कंपनीज में जो सामान बनेगा उसे वो इंडिया में भेज देंगे, तो इंडियंस फिर से इसके लिए पैसे देंगे। समझ रहे हैं? तो वो चाहते थे कि एक तो इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया जाए रॉ मटेरियल का, दूसरा इसे फीडर इकोनॉमी में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म कर दी थी इंडिया की, एक तरह से बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी। तो इससे क्या नुकसान हुआ या क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो चलो क्या ही होगा, हमें नुकसान हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हम कह सकते हैं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सभी लोग जो है अपना अपना काम करते थे। जॉब्स का इतना था नहीं, प्राइवेट सेक्टर इतना था नहीं, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर इतना था नहीं, सब अपना अपना प्राइवेट काम ही करते थे जो भी था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफ़ी फेमस थी, अब क्योंकि वो ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था इंडिया में वो बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये तो चीज़ ख़त्म हो गई। अब जैसे ही हमारे पास आता है सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ आता है 19th सेंचुरी का, तो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज डिवॉल्व होना स्टार्ट हुई।
आपको इंडिया का मैप तो पता ही होगा, ईस्टर्न पार्ट में आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं प्लस वेस्ट बंगाल एंड ऑल। ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो यहाँ गुजरात आता है, राजस्थान आता है, यहाँ महाराष्ट्र आता है। तो मैं यहाँ पे मैप नहीं बना रही, जस्ट हम इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बना दिया। तो हुआ क्या, जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज यहाँ पे आने लगी तो प्रोग्रेस तो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जो है वो डिवॉल्व हो रही थी। बट कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज सबसे पहले यहाँ पे आई। तो कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ आई, गुजरात में, महाराष्ट्र में। और जूट इंडस्ट्रीज कहाँ आई, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा कि जूट मैक्सिमम बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में होते, तो ऑब्वियसली इस जैसे साइड भी जो है जूट इंडस्ट्रीज आई। फिर हम पढ़ते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आई। तो आयरन एंड स्टील रिजर्व्स कहाँ हमें मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं। तो उसके लिए एक टिस्को प्लांट जो है वो 1907 में एस्टेब्लिश हुआ। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, कॉटन इंडस्ट्रीज पढ़ी जो गुजरात एंड महाराष्ट्र में थी, फिर हमने जूट इंडस्ट्रीज पढ़ी जो कहाँ डिवॉल्व हुई, ये हुई वेस्ट बंगाल में, और उसका टिस्को पढ़ा हमने 1907 का। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी कि अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने लगी। पहले क्या थे, जो इंडस्ट्रीज थी उनको ख़त्म कर दिया, हमें वो एक्सपोर्टर और फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते थे। उन्होंने पॉलिसी अपनाई ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। उसके बाद उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज तो खोलनी पड़नी थी, टाइम भी आगे बढ़ रहा था, कॉटन इंडस्ट्रीज खुली, जूट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सो इसी का हम पार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट जो हमारा सब टॉपिक है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो अब हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, राइट। तो अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो मशीन टूल्स जनरेट करती हैं, जो क्या जनरेट करती हैं, क्या बनाती हैं, मशीन्स बनाती हैं। और मशीन्स कैसी, किस तरह की मशीन, मशीन्स जो कोई और चीज़, जैसे कपड़ा काटने की मशीन होती है, जूते बनने की भी कोई मशीन होती होगी, आपका मेकअप का सामान बनता है, कॉस्मेटिक्स की मशीन होती होगी, पेंसिल्स, रबर्स, बुक्स, हर चीज़ मशीन से बनती होगी, हाथ से तो ऑब्वियसली काम नहीं होता है। तो वो सारी मशीन्स जो इंडस्ट्री बनाती है उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब हम बात करें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की। तो इनको प्रमोट करने के लिए इंडिया में कुछ नहीं किया गया, राइट, समझ रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें लगा दी, कॉटन जूट इंडस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी, बाकी जो मेन था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो कि मशीन टूल्स बनाती हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, इनके लिए बिल्कुल भी इनको प्रमोट नहीं किया गया। तो अब इससे क्या हुआ, अब जब ये चीज़ें ही प्रमोट नहीं हुई तो इंडिया की आउटपुट हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, या जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, राइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में बिल्कुल लो था, हम कह सकते हैं बिल्कुल नील था, बिल्कुल जीरो था, बहुत ही कम था। ठीक है, ना के बराबर था। तो ये हमारा जो सब टॉपिक हम कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे, दैट इज फॉरेन ट्रेड। हम कर रहे हैं 1.5, दैट इज फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड कैसा था उस टाइम पे हम वो पढ़ेंगे, राइट। तो इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग नेशन रहा है बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, सब कुछ था, तो वो सब ट्रेड भी करते होंगे, एक्सपोर्ट भी होता था, मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो यहाँ पे सामान बनता था उसकी। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके हैं तो उनके टाइम में फॉरेन ट्रेड कैसा था हमें तो वो पढ़ना है जी। तो उसके लिए हम एक चीज़ सबसे पहले पढ़ेंगे और वो है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने जो हमारा ट्रेड होता था बाहर से, बाहर के देशों के साथ, उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगा दी, राइट। बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगा दी कि हाँ आपको ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो सब उन्होंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब क्या क्या स्पेसिफाई किया, प्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री है कितना प्रोड्यूस करेगी उन्होंने फिक्स कर दिया, एक लिमिट लगा दी। ट्रेडिंग कितना कर सकते हैं बाहर के देशों के साथ वो फिक्स कर दिया। टैरिफ भी लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा, बहुत टैरिफ लगा दिया, वो भी फिक्स कर दिया। अब सारी चीज़ें फिक्स कर दी तो एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगा दी कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, एक लिमिट लगा दी, ठीक है। इससे जो वॉल्यूम था इंडिया का, जो फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम था वो कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। वॉल्यूम और साथ क्वांटिटी, अगर पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल बुक्स की बात करें तो 100 क्विंटल बुक्स यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, या मान लीजिए और भी इजी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक साल में 100 बुक्स यहाँ से बाहर जाती थी, तो अब उन्होंने लिमिट लगा के उसे 10 भी नहीं छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस हुआ हमारी इंडस्ट्रीज़ को, राइट। तो ये चीज़ जो है ब्रिटिशर्स के आने से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई। प्लस उन्होंने इंडियंस को क्या बना दिया, जो हमने
अभी जस्ट डिस्कस किया, एक्सपोर्टर बना दिया, मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया, प्लस साथ में इंपोर्टर बना दिया। इंपोर्ट क्या होता है? लाना। एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना, इंपोर्ट होता है अपने देश में लाना। तो उन्होंने हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो वहां कंपनी सामान बनाती थी उसका उन्होंने हमें इंपोर्टर बना दिया। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, अब मोनोपोली पूरी की पूरी संभाल ली। अब इंडिया में जो भी सामान आता था, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम सामान आता है इंडिया में बाहर से, उस टाइम भी आता होगा, बट 50% से ज्यादा का सामान ब्रिटेन से आता था इंडिया को। मतलब अब हम बाहर से कोई किसी और कंट्री से जहां से मन किया वहां से सामान ले लिया, ये चीज़ नहीं रही थी। हमें 50% से ज़्यादा सामान ब्रिटेन से ही लेना पड़ता था। तो ये चीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दी थी कि आपको ये सामान हमसे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रॉ मटेरियल भेजते हैं तो आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट हमसे लेना पड़ेगा। अब जो बाकी का व्यापार होता था, अब थोड़ा बहुत जो बच गया, 50% से ज़्यादा तो नहीं से हो रहा है, 60-70%, जो बाकी बच गया वो होता था हमारा ईरान के साथ। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। फिर एक होता था श्रीलंका के साथ, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ठीक है, चाइना, इन सब के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो कम हो गया, एक्सपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता था, और वो सारा का सारा रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स वहाँ पे उस रॉ मटेरियल को यूज़ करते थे अपनी कंपनी में सामान बनाने के लिए, उस सामान को वो वापस यहीं पे भेजते थे जिसे हम परचेज करते थे। तो हम तो उन्हें पैसे दे रहे थे, प्लस ऐसा नहीं हो रहा था कि हम जब उन्हें पैसे दे रहे थे तो वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को यूज़ कर रहे थे। वो उस पैसे को यूज़ कहाँ कर रहे थे? वॉर्स में। कोई वॉर, नंबर ऑफ वॉर्स उस टाइम चल रही थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें ब्रिटिशर्स भी जो है हिस्सेदार होते थे। तो ब्रिटिशर्स भी इन वॉर्स में होते थे, तो वो सारा का सारा पैसा वहां यूज करते थे। तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, और वॉर्स के लिए उनको पैसा भी फ्री में मिल रहा था बिना कुछ खर्चा किए हुए। तो आप समझ रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के आने का। सो हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, हर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो ब्रिटिशर्स का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, फॉरेन ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये हमने कर लिया है। 1.5 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। सो जो नेक्स्ट की वीडियो होगी उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में अपलोड करी ताकि आपको बोरिंग भी ना हो, और अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब टॉपिक्स के साथ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दैट्स इट, सी यू सून।